आज के मुख्य समाचार। सड़क पर उतरने से पहले ही अटक गई HRTC की नई इलेक्ट्रिक बसें। HPU में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। संसाधनों में कटौती पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हिमाचल सरकार। शिमला लिफ्ट के समीप फ्लाईओवर निर्माण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में सजा भव्य बुक फेयर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक चुनौतियों के बीच संसाधनों में लगातार कटौती करते हुए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश के राज्यपाल ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम की है तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन राज्य सरकार पहले से ही खर्चों में व्यापक कटौती लागू कर चुकी है। उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद फिजूल खर्ची रोकने और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं एक छोटी इलेक्ट्रिक कार में सफर करते हैं जिसका खर्च सामान्य पेट्रोल वाहनों की तुलना में काफी कम है। उनका कहना है कि सरकार केवल बयानबाजी नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी सादगी अपनाकर उदाहरण पेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके काफिले में वाहनों की संख्या पहले ही कम कर दी गई है। इसके साथ साथ मंत्रियों के काफिलों में भी कटौती की गई है ताकि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक अनुशासन बनाए रखने के लिए मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% की अस्थायी कटौती का निर्णय भी लिया है। उनके अनुसार इन कदमों का उद्देश्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और जनता के पैसे का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान समय में आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कठोर लेकिन आवश्यक फैसलों के कारण प्रदेश धीरे धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता सरकार के प्रयासों को समझ रही है और सहयोग भी दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए सोना न खरीदने संबंधी संदेश पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शादी विवाह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और पारिवारिक मूल्य का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे शुभ अवसरों पर परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण खरीदकर बेटी और परिवार के सदस्य को स्नेह, आशीर्वाद और शगुन के रूप में भेंट करते हैं। यह केवल खरीदारी नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में ज्वेलरी उद्योग से जुड़े लाखों कारीगर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी और उनके परिवारों की आजीविका ऐसे उद्योग पर निर्भर करती है। यदि लोग सोने की खरीद से दूरी बनाने लगेंगे तो इसका सीधा असर रोजगार और छोटे व्यापार पर पड़ेगा। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस सलाह पर पुनः विचार करना चाहिए ताकि सामाजिक परंपराओं और रोजगार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि भारत में स्वर्ण आभूषण केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। विशेषकर हिमाचल सहित देश के कई राज्यों में विवाह और पारंपरिक आयोजनों में आभूषणों की विशेष भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारें आर्थिक संतुलन और बचत को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक कर सकती है, लेकिन परंपराओं और रोजगार से जुड़े पहलुओं को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। नगर निगम चुनावों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्य और पारदर्शी प्रशासन के दम पर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जनता कांग्रेस को समर्थन देगी। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार और शहरों के विकास के जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सोना खरीदे ना खरीदो वो तो आम जनता की अपनी भावना होती है, किसी पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शादी ब्याह में हमारे यहाँ एक संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत सोना अपनी बेटी को देता, क्योंकि सोने के रूप में उसके पास गहने रहते हैं। चाहे हमारे माता जी की शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी, सबकी होती थी। इस प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ज्वेलर्स है उनके पास भी कई लोग कार्य करते हैं, वो भी रोजगार हो जाएंगे। तो जितने हमारे परिवार के लोग ये सोचकर सोना खरीदते हैं कि ये आने वाले समय में इसका मूल्य बढ़ेगा, वो इसलिए सोचते कि कभी मुसीबत आ गई तो उसको रखेंगे। तो ये इस प्रकार का बयानबाजी जो मोदी जी ने कहा है उसका वो जाने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो आज़ाद भारत में जो चीज़ जो खरीदना चाहता है उसको कौन रोक सकता है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज गरजना और तूफान देखने को मिला, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी शिमला, धर्मशाला, ऊना और किन्नौर के कई क्षेत्रों में अचानक मौसम बदलने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। विशेष रूप से धर्मशाला में शाम के समय तेज गरजना और बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसे हालात के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में दिन भर मौसम सामान्य बना रहा, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छाए रहे और तेज गरजना के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों और सड़कों पर लोगों को भाग भाग कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। कई स्थानों पर खेतों में खड़ी सब्जियों और फलों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उधर ऊना और शिमला में भी शाम के समय बारिश दर्ज की गई। शिमला में बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है, जबकि ऊना में गर्मी से कुछ राहत भी महसूस की गई। हालांकि तेज हवाओं और बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना मिली है। इस बीच किन्नौर जिले में मौसम का असर अधिक गंभीर रूप से देखने को मिला। देर शाम मलिंग नाला क्षेत्र में भूस्खलन होने से रिकांगपिओ काजा सड़क यातायात के लिए बंद हो गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई। प्रशासन और सड़क बहाली में जुटी टीमें मौके पर पहुंच गई। इस सड़क के बंद होने से कई वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं रामपुर के जेरू क्षेत्र में तेज तूफान के कारण एक मकान की छत उड़ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक चली तेज हवाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने वीरवार को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना बताई है। विभाग की ओर से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश और तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 15 से 17 मई तक कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रह सकता है। इस दौरान बारिश, तेज हवाएं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग का अनुमान है कि 18 मई से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा और धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का असर अभी भी बना हुआ है। बुधवार को रोहतांग दर्रे में एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे घाटी में ठंडक लौट आई। कुल्लू घाटी में भी झमाझम बारिश हुई और मौसम सुहावना हो गया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने मौसम का आनंद लिया, लेकिन लगातार बदलते मौसम ने जनजीवन और यातायात को प्रभावित किया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना प्रदेश का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र रहा है, जहां पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुंदरनगर में भी अधिकतम तापमान 34.3, मंडी में 33.6 और धर्मशाला में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहे। विशेषकर पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। किसानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए अपनी फसलों और बागवानी कार्यों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्यों से हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के बेड़े में शामिल की जा रही नई इलेक्ट्रिक बस से सड़क पर उतरने से पहले ही प्रशासनिक अव्यवस्था और अधूरी तैयारियों की भीड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के लिए खरीदी गई नई इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप रविवार तक सोलन पहुँच गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन बसों को ट्रायल से नीचे उतारने तक की व्यवस्था प्रशासन और संबंधित कंपनी नहीं कर पाई। नतीजन करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें कई घंटों तक चालू पर ही खड़ी रही और परिवहन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार हैदराबाद की एक निजी कंपनी से खरीदी गई 25 नई इलेक्ट्रिक बसों में से 10 बसें रविवार तक सोलन पहुंच चुकी हैं। इन बसों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रायल रन के लिए भेजा जाना है।
जिसमें शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे प्रमुख रूट शामिल है। लेकिन बसों के सोलन पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या इनके अनलोडिंग को लेकर सामने आई। शहर में ऐसी कोई उपयुक्त तो सुरक्षित रैंप उपलब्ध नहीं था जहां से इन भारी भरकम इलेक्ट्रिक बसों को ट्रालों से उतारा जा सके। स्थिति ऐसी बन गई कि बसें शहर में पहुंचने के बावजूद सड़क पर नहीं उतर सकी। परिवहन निगम और संबंधित कंपनी के अधिकारी मौके पर व्यवस्था बनाने में छुटे रहे, लेकिन देर शाम तक समाधान नहीं निकल पाया। इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि जब बसों की खरीद और ट्रायल की प्रक्रिया पहले से तय थी तो अनलोडिंग जैसी बुनियादी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार इससे पहले जब इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल किया गया था तब सोलन से मंडी के पास बने मिट्टी के प्राकृतिक रैंप का इस्तेमाल किया गया था। उसे अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से बसों को ट्रालों से नीचे उतारा गया था, लेकिन अब सेब मंडी के निर्माण कार्य के चलते वहां बड़े स्तर पर खुदाई कर दी गई है, जिससे वो प्राकृतिक रैंप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने न्यू बस स्टैंड के समीप भी बसों को अनलोड करने की संभावना तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बसों को सुरक्षित उतारने के लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध नहीं था। ऐसे में अब नया अस्थायी रैंप तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद ही बसों को ट्रालों से नीचे उतारा जा सकेगा। बसों को लेकर सोलन पहुंचे ट्राला चालक इरशाद खान और इमरान ने बताया कि वे शनिवार को ही यहां पहुंच गए थे, लेकिन रैंप न होने के कारण बसें अब तक अनलोड नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि बाकी इलेक्ट्रिक बसें भी अगले 1-2 दिनों में पहुंचने वाली है और यदि समय रहते व्यवस्था नहीं हुई तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है। चालकों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि बसों के पहुंचते ही अनलोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि कोई स्थायी रैंप उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में उन्हें ट्रालों के साथ ही रुकना पड़ रहा है, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग या कंपनी की ओर से उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक बसों को नीचे उतारना संभव नहीं है। लगातार खड़े रहने से ट्रांसपोर्टरों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार और HRTC लंबे समय से प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों को भविष्य की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा, ईंधन खर्च घटेगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, लेकिन बसों के सोलन पहुंचते ही सामने आई यह स्थिति विभागीय तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लोगों का कहना है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक बसें खरीदी जा रही है तो उनके संचालन और अनलोडिंग जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का पहले से ही तैयार होना जरूरी था। स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे मामले को प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त तैयारी के नई योजनाओं को लागू करने से सरकार की छवि प्रभावित होती है और जनता में गलत संदेश जाता है। सोलन के क्षेत्रीय प्रबंधक RM सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बसों को सुरक्षित तरीके से अनलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि HRTC किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता और बसों को तभी उतारा जाएगा जब पूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों के सफल ट्रायल के बाद ही उन्हें विभिन्न रूटों पर परिचालन के लिए भेजा जाएगा। ट्रायल के दौरान बसों की बैटरी क्षमता, चार्जिंग सिस्टम और यात्रियों की सुविधा जैसे कई तकनीक पहलुओं की जांच की जाएगी। RM ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रदेश के कठिन पहाड़ी मार्गों के अनुसार तैयार किया गया है और उम्मीद है कि वे भविष्य में HRTC के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। हालांकि फिलहाल बसों की अनलोडिंग को लेकर बनी स्थिति विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसें कम प्रदूषण फैलाती है और लंबे समय में परिचालन लागत में भी कम होती है। प्रदेश सरकार आने वाले समय में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना पर भी कार्य कर रही है, लेकिन सोलन में सामने आई अव्यवस्था ने यह संकेत दे दिया है कि केवल बसें खरीदना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के आह्वान पर छात्रों का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में छात्रों ने NTA के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान SFI कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के लाल चौक पर एकत्र होकर केंद्र सरकार और NTA के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
छात्रों का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब कार्यकर्ताओं ने एनटीए का पुतला फूंका और उसके बाद सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। इस कारण समरहिल और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई के सचिव मुकेश ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी संस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में आयोजित नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार की घटनाओं ने देश भर के छात्रों का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। एसएफआई नेताओं ने आरोप लगाया कि एनटीए जैसी केंद्रीकृत एजेंसियां शिक्षा के निजीकरण और भगवाकरण को बढ़ावा देने का माध्यम बन चुकी है, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनसभा को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए गए हो। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2024 में भी नेट परीक्षा में ऐसी प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार परीक्षा संचालन में पूरी तरह विफल साबित हुई है और इसका खामियाजा मेहनती छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। एसएफआई ने मांग की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तुरंत भंग किया जाए और नीट नेट परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में गठित उच्च स्तरीय समिति से करवाई जाए। संगठन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की गई तो लाखों छात्रों का भविष्य लगातार खतरे में बना रहेगा। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन बाद में चक्का जाम के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और आम लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। एसएफआई नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए और प्रभावित छात्रों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मैं अंकिता एसएफआई एचपीयू सचिवालय से। साथियों, आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही है। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं नीट यूजी 2026 की परीक्षा पेपर लीक हुआ है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि मध्य वर्गीय परिवार और मेहनतकश छात्रों की जो मेहनत है, उसके जो उनके सपने हैं उन पर सवाल उठाता है, उन पर हमले हैं। साथियों, एसएफआई पहले से ही ये कहती आ रही है, अगर शिक्षा को केंद्रीकृत और निजी हितों के हवाले छोड़ दिया जाएगा तो यही परिणाम निकलेंगे। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, उसमें 2018 में नीट जेईई सीयूईटी जैसी परीक्षाओं का संचालन शुरू किया गया। लगभग 22 लाख से अधिक छात्रों ने नीट यूजी 2026 का पेपर दिया था, लेकिन भ्रष्ट तंत्र और दलालों की मिलीभगती के कारण इन छात्रों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने ये दावा किया था कि इन परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता होगी और लोकतांत्रिक तरीके से ये होंगे, भ्रष्ट मुक्त जो परीक्षाएं होंगी, लेकिन पिछले कई वर्षों में हम देख सकते हैं कि बहुत से एग्जाम लीक हो रहे हैं। एसएफआई केंद्र सरकार से ये सवाल करती है कि वह विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उनको निजीकरण की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, वह शिक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। साथियों, एसएफआई यह मांग करती है कि जो ये नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एनटीए की जवाबदेही तय की जाए और साथ ही जो छात्र हैं उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। गेटी थिएटर में हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों, छात्रों, साहित्यकारों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आयोजित इस बुक फेयर ने शहर के सांस्कृतिक माहौल को और भी सुहाना बना दिया। देश विदेश से शिमला घूमने आए पर्यटक भी इस मेले में पहुंचकर किताबों की रंगीन दुनिया में खोए नजर आए। बुक फेयर में साहित्य, इतिहास, धर्म, संस्कृति, प्रतियोगी परीक्षा,
विज्ञान, आत्मकथा, बच्चों की कहानी और विभिन्न समकालीन विषयों से जुड़े हजारों पुस्तकों की आकर्षण श्रृंखला प्रदर्शित की गई। मेले में पहुंचे लोग अपनी पसंदीदा किताबों को खोजते और खरीदते हुए दिखाई दिए। कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े पुस्तकों में रुचि लेते हुए भी नजर आए, जबकि साहित्य प्रेमियों ने उपन्यास, कविता संग्रह और प्रेरणादायक पुस्तकों की खरीदारी की। आयोजकों के अनुसार यह पुस्तक मेला केवल किताबों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ना है। डिजिटल दौर में जहां लोग मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं ऐसे आयोजन युवाओं और बच्चों को पुस्तकों के महत्व से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। पुस्तक मेले के आयोजक महावीर जैन ने बताया कि इस बार मेले में 1 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह रखा गया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेले में विभिन्न विषय की किताबों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है ताकि हर आयु वर्ग और रुचि के लोगों को अपनी पसंद की पुस्तक आसानी से मिल सके। उन्होंने स्पष्ट बताया कि छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से कहानी पुस्तकों, चित्र पुस्तकों और ज्ञानवर्धक साहित्य का अलग सेक्शन बनाया गया है। इस सेक्शन में बच्चों की भारी रुचि देखने को मिल रही है। इस आयोजन में नेशनल बुक ट्रस्ट सहित कई निजी प्रकाशन संस्थानों ने भी भाग लिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लेखक और प्रकाशन भी अपने साहित्य के साथ मेले में मौजूद है। स्थानीय लेखकों की पुस्तकों को भी पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साहित्य संस्कृति से जुड़े लोगों का मानना है कि ऐसे आयोजन स्थानीय लेखकों को मंच प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 8 से 14 तारीख का है और इसमें बहुत सारी किताबें आई हुई हैं, तो मैं भी यहाँ किताबें लेने ही आया था ऑफिस के लिए। मैं यूको बैंक से हूँ जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारी दिमाग विकसित होता है। हमें नई नई चीज़ें देखने को, सुनने को किताबों के माध्यम से मिलती हैं, क्योंकि हर जगह हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो किताबें एक अच्छा स्रोत है ज्ञान का, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन वो ऑनलाइन हर मतलब दिमाग तक, अंदर तक नहीं बात पहुँचती है। आप कितना भी कर लें, जो किताबी ज्ञान है वो अलग है और जो मोबाइल का ज्ञान है वो अलग है। एक कंसंट्रेशन के साथ हम किताब को पढ़ते हैं, उतना कंसंट्रेशन से हम मोबाइल नहीं देख सकते। तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किताबें पढ़िए। किताबें एक अच्छा स्रोत होती हैं ज्ञान का, तो एक्सप्लोर करते रहिए। शिमला शहर के व्यस्तम क्षेत्रों में शामिल लिफ्ट परिसर के पास निर्माणाधीन डबल लेन फ्लाईओवर और पुल परियोजना का काम एक बार फिर तेज गति से शुरू हो गया है। बरसात और खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ निर्माण कार्य अब मौसम साफ होते ही युद्ध स्तर पर जारी है। लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसियां परियोजना को तय समय से पहले पूरा करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त तक यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो सकती है, जिससे राजधानी शिमला में लंबे समय से चली आ रही यातायात जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। शहर के लिफ्ट क्षेत्र में प्रतिदिन भारी संख्या में स्थानीय लोग, सरकारी कर्मचारी, पर्यटक और वाहन पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ अक्सर लंबा जाम देखने को मिलता है। खासकर पार्किंग में प्रवेश करने वाले वाहनों के कारण सर्कुलर रोड पर यातायात बाधित होता है। अब निर्माणाधीन पुल के पूरा होने के बाद वाहन कांग्रेस कार्यालय के पास से सीधे पार्किंग में प्रवेश कर सकेंगे और उन्हें सड़क के बीच से मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा और जाम की स्थिति काफी हद तक कम होगी। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से पुराने कॉम्बरमेयर पुल के साथ बनाए जा रहे इस डबल लेन पुल को शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्यों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे अभियंता रजनीश ठाकुर ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिन रात कार्य कर रहा है। उनके अनुसार तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पुल निर्माण को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल निर्माण कार्य पूरा होने के तुरंत बाद पार्किंग से लिफ्ट तक पैदल आने जाने के लिए एक अंडरपास का निर्माण भी किया जाएगा। यह अंडरपास सीधे पार्किंग क्षेत्र से जुड़ा होगा, जिससे
लोगों को सड़क पार करने में आसानी होगी। वर्तमान समय में लिफ्ट के आसपास सुबह, शाम और सप्ताह के अंत में भारी संख्या में पर्यटक जुटते हैं, जिसके कारण सड़क पार करना जोखिम भरा हो जाता है। अंडरपास बनने के बाद पर्यटक और स्थानीय लोग बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार यह अंडरपास विशेष रूप से पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। मॉल रोड से लिफ्ट के माध्यम से नीचे आने जाने वाले सैलानी सीधे अंडरपास से पार्किंग तक पहुंचेंगे। इससे सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और यातायात संचालन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रही पैचवर्क को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सड़कें बेहतर होने से लोगों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। स्थानीय व्यापारियों निवासियों ने भी फ्लाईओवर निर्माण कार्यों में आई तेजी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से लिफ्ट क्षेत्र में ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर पर्यटन सीजन और सप्ताह के अंत में अधिक स्थिति गंभीर हो जाती है। लोगों को उम्मीद है कि पुल और अंडरपास बनने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं रजनीश ठाकुर बतौर कनिष्ठ अभियंता शिमला मंडल नंबर 3 में कार्यरत हूँ और इस ब्रिज का जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है और अभी तक हम अपना फाउंडेशन का कार्य जो है लगभग पूर्ण कर चुके हैं और सब स्ट्रक्चर में हम अभी कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर का काम रहता है तो वो भी हम बहुत जल्द ही पूरा करने वाले हैं। सभी कार्य अपने अपने गति से जो है और अपनी अपनी साइट कंडीशंस के हिसाब से प्रगति पर हैं और पैच वर्क लगभग शिमला में तो हम मतलब हमारे अपने सेक्शन में लगभग और ख़त्म है, कंप्लीट है और बाकी जगह भी डक्ट का काम अपनी प्रगति पर है। वो उसके बारे में मैं पूर्णतः टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो उसका कार्य जो है वो मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन रही बात गड्ढे भरने की या पैच वर्क की तो वो हम कार्य पूर्ण कर चुके हैं। जब अभी मौसम जैसे ही मौसम ठीक हुआ है तो वो हमने पूर्ण कर दिया है। नहीं, बरसात के बारे में तो अभी कुछ भी कह पाना इतना सरल नहीं है क्योंकि अभी बारिशें तो अभी भी हमने देखा है कि अभी अप्रैल मई में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं। तो हम अपने आप को तो हमें उसी तरह से तैयार रखना है कि बरसात किसी भी तरह से हो तो हम डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार है कि हमने उसको कैसे रेमेडियल मेजर्स उसके किस तरह से उससे निपटना है।